नमस्कार। आज हम भारत के उस संवैधानिक डीएनए को डिकोड करने वाले हैं जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोता है। ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही दिलचस्प भी। सोचिए जरा, इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस विशाल देश को एक साथ लेकर चलती है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत के संविधान में। कह सकते हैं कि यही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस विशाल राष्ट्र के हर छोटे बड़े नियम को तय करता है। तो चलिए आज इसी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। भारत की एकता का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो है इसकी संघीय व्यवस्था। यानी एक देश लेकिन सरकारें अनेक, जो अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संघवाद का मतलब है शक्तियों का एक बहुत ही समझदारी भरा बंटवारा। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास और कुछ राज्यों की सरकारों के पास, ताकि शासन हर स्तर पर असरदार हो और लोगों के करीब भी। और हाँ, ये कोई हवाई व्यवस्था नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान के भाग 12 और 12 में केंद्र और राज्य के रिश्तों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ताकि किसी भी तरह के टकराव की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये संतुलन असल में काम कैसे करता है? मतलब किसके पास कौन सी शक्ति है, कौन किस चीज का इंचार्ज है? इसका जवाब संविधान की 3 सूचियों में है। सबसे पहले है संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेश मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। फिर आती है राज्य सूची। इसमें पुलिस और कृषि जैसे स्थानीय विषय हैं जो पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प है, वो है समवर्ती सूची। शिक्षा जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जो सहयोग और कभी-कभी थोड़ी बहुत बहस का भी एक बड़ा मैदान बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, कानून बनाना एक बात है और इसे जमीन पर उतारना यानी लागू करना बिल्कुल दूसरी बात है। हमारा संविधान इन दोनों यानी विधायी और प्रशासनिक शक्तियों के बीच भी बहुत साफ साफ फर्क करता है। जैसा कि अनुच्छेद 256 साफ कहता है, राज्यों का ये कर्तव्य है कि वे संसद के बनाए कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। इससे एक बात साफ होती है कि भारतीय संघवाद का आधार सहयोग है, टकराव नहीं। सब एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ठीक है, हमने देश की बनावट यानी कि मशीन का ब्लूप्रिंट तो समझ लिया, पर इस मशीन को चलाने की चाबी आखिर किसके हाथ में होगी? यहीं से शुरू होता है हमारे आज के विश्लेषण का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। और यहीं पर एंट्री होती है लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी की, यानी भारत का चुनाव आयोग। ये कोई मामूली संस्था नहीं है। इसकी ताकत सीधी संविधान से आती है। हमारे स्रोत के मुताबिक संविधान का पूरा भाग 15 सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों को ही समर्पित है। इसका काम क्या है? इसका काम है देश के सबसे बड़े चुनावों को अंजाम देना, संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं तक, और यहां तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव भी। ये एक स्थायी और सबसे जरूरी बात, एक स्वतंत्र निकाय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित कैसे किया जाता है? आखिर कौन है जो इस प्रहरी की भी रक्षा करता है? इसका जवाब भी हमें संविधान में ही मिलता है। पहला, आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, उनका कार्यकाल बिल्कुल सुरक्षित होता है। और सबसे अहम बात, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। यही वो कवच है जो इसे किसी भी बाहरी दबाव से बचाता है। देखिए, संस्थाएं तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली जान तो लोगों में ही बसती है। आखिर एक स्वतंत्र आयोग का वजूद ही इसलिए है ताकि लोगों की आवाज बिना किसी मिलावट के सुनी जा सके। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा पल भी आया जब एक अकेले संवैधानिक संशोधन ने रातों रात करोड़ों नए मतदाताओं को ये शक्ति दे दी। वो ऐतिहासिक कदम था 61वां संविधान संशोधन। साल 1988 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। सोचिए, एक झटके में देश के करोड़ों युवाओं को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल गया। इस एक कदम ने भारतीय लोकतंत्र का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र 2 बहुत ही शक्तिशाली इंजनों पर चलता है। पहला इंजन है हमारी ये लचीली संघीय संरचना जो देश की अनगिनत विविधताओं का सम्मान करते हुए एकता बनाए रखती है। और दूसरा इंजन है हमारा स्वतंत्र चुनाव आयोग जो ये पक्का करता है कि सत्ता की असली चाबी हमेशा और हमेशा
जनता के ही हाथ में रहे। ये दोनों प्रणालियां मिलकर ही भारत को चलाती हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में, इस नाजुक और खूबसूरत संतुलन के सामने भविष्य में क्या नई चुनौतियां खड़ी होंगी।